वेलकम टू स्टडीकर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रिड की स्थापना की है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो जिस प्रकार से नीति आयोग है उसी प्रकार से गुजरात सरकार के द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया है जिसका नाम है ग्रिड। इसका फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों यह नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, यानी कि यह सरकार को सलाह देगा कि किस प्रकार से योजनाएं बनाई जाएं जिससे लोगों को फायदा हो सके। ग्रिड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो गुजरात के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और वित्त मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और उद्योग मंत्री इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा 10 सदस्यीय कार्यकारी समिति भी बनाई जाएगी जो ग्रिड के कार्यों की समीक्षा करेगी, उसकी देखरेख करेगी। दोस्तों नीति आयोग की बात हुई है तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं और वीवीआर सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में सीईओ हैं। नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसे भारत नवाचार इंडेक्स बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। दोस्तों गुजरात की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी इसकी गांधीनगर है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों गुजरात में एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध और यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आपको याद रखना है कि गुजरात के केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और टेस्ट पास। टेस्ट पास में क्या होगा? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो इस टेस्ट पास का यूज आप एक बार जरूर करें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद 5G स्मार्टफोन के लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि 2024 की पहली 6 माही में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ करके चीन के बाद 5G स्मार्टफोन के लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। यानी भारत में 5G स्मार्टफोन की अधिक बिक्री हो रही है। दोस्तों पहले स्थान पर तो चाइना हो गया, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर कौन हो गया? अमेरिका। 2024 की पहली 6 माही में दुनिया भर में 5G स्मार्टफोन की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों कुछ रिपोर्ट और सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया था जुलाई 2024 में। इसको हैनेले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 195 देशों को शामिल किया गया था, सिंगापुर पहले और भारत 82वें नंबर पर रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 120 देश शामिल हुए थे। स्वीडन पहले और भारत 63वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 146 देश शामिल हुए थे। आइसलैंड पहले और भारत 129वें स्थान पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 163 देश शामिल हुए थे। आइसलैंड पहले और भारत 116वें स्थान पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 को अमेरिका की एल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 180 देश शामिल हुए थे। एस्टोनिया पहले और भारत 176वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 को हुरुन ने जारी किया था। अमेरिका पहले और तीसरे स्थान पर भारत रहा है।
विश्व डिजिटल रैंकिंग 2023 को अभी हाल ही में जारी किया गया था। इसको प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD के द्वारा जारी किया गया था और इसमें 64 देश शामिल थे। अमेरिका पहले और भारत 49वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 को ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया गया था। 145 देश इसमें शामिल किए गए थे। अमेरिका पहले और भारत चौथे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संभागों, जिलों और तहसीलों के परिसीमन के लिए बनाए गए परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मनोज श्रीवास्तव। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 55। और मध्य प्रदेश में लगातार नए जिले बनाने की मांग उठती रही है, तो इन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, जिसमें आने वाले समय में मध्य प्रदेश में नए संभाग, जिले और तहसीलें बन सकती हैं। तो ये जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो वर्तमान में कुल 10 संभाग हैं, 55 जिले हैं, 428 तहसीलें हैं और 313 ब्लॉक हैं। पिछले 5 साल में जो नए जिले बने हैं उनको देख लेते हैं। तो निवाड़ी 2018 में बना था, मऊगंज 2023 में, पांडुरना 2023 में और मैहर 2023 में बना है। तो ये पिछले 5 सालों में 4 नए जिलों का गठन किया गया है। दोस्तों, बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि दमोह जिले के आसपास बनाया जाएगा। और यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व होगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को अभी हाल ही में GI टैग मिला है। दोस्तों, 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 50वां संस्करण आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल स्मारक बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी भोपाल है। जिलों की संख्या 55 है। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। विधानसभा की 230, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक राज सिगडेल किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? अशोक राज सिगडेल, जो कि नेपाल की सेना के 45वें सेना प्रमुख हैं। उन्हें शपथ किसने दिलाई है? नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने, और उन्हें शपथ दिलाई गई थी राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में। आपको याद रखना है कि भारत की जो सेना के प्रमुख होते हैं वो नेपाली सेना के मानद प्रमुख होते हैं। उसी प्रकार से नेपाल की सेना के प्रमुख भारत की सेना के मानद प्रमुख होते हैं। यह परंपरा 1972 से चली आ रही है। तो दोस्तों, यह सम्मान देने के लिए एक प्रकार की परंपरा होती है, यानी कि सम्मान के रूप में जो नेपाल की सेना है वो भारत के सेना प्रमुख को अपना प्रमुख मानती है। इसी प्रकार से भारत की जो सेना है वो नेपाल की सेना के प्रमुख को एक सम्मान के रूप में अपना प्रमुख मानते हैं। तो ये परंपरा 1972 से चली आ रही है। नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा। नेपाल के द्वारा पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। नेपाल की एक पर्वतारोही हैं जिनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। तो उन्होंने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। और आपको याद रखना है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया था। दोस्तों, अभी हाल ही में नेपाल के धुलीखेल नगर को WHO के द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। और अभी हाल ही में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेपी कोलंबो अंतरिक्षयान किस ग्रह के सबसे निकट पहुंचा है? आंसर हो जाएगा बुध। तो दोस्तों, हाल ही में बेपी कोलंबो नामक अंतरिक्षयान बुध ग्रह के सबसे निकट पहुंच गया है और यहां से इसने सूर्योदय के समय बुध की बंजर धब्बेदार सतह की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स भेजी हैं। यानी कि इस सैटेलाइट ने बुध की पिक्चर्स भेजी हैं अभी हाल ही में। और इसके अलावा वहां के क्रेटर, बेसिन और किनारे की भी पिक्चर्स उसने भेजी है। और यह अंतरिक्षयान 2026 में बुध की कक्षा में प्रवेश करेगा। बात करते हैं बेपी कोलंबो मिशन की। तो इस मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA के द्वारा बुध ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था। यानी कि यह ESA और JAXA का संयुक्त मिशन है।
इसका उद्देश्य है बुध का एक व्यापक अध्ययन करना और इसको कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। बुध ग्रह के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह सौर मंडल का पहला और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, तो उसका पहला ग्रह कौन है? बुध। और यह सौर मंडल का सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है और इसका वर्ष काल कितना है? 88 दिन का, यानी कि यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध की सतह का तापमान दिन में 800 फ़ारेनहाइट और रात में -300 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, यानी कि दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत अधिक ठंड होती है। दोस्तों, बुध की सतह से सूर्य पृथ्वी से 3 गुना बड़ा दिखाई देता है। बुध में लगभग 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ हैं। बुध ग्रह पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे घनत्व वाला ग्रह है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मालपे और मुल्की को कहां से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा कोच्चि, केरल से। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के द्वारा अभी हाल ही में 2 युद्धपोत लॉन्च किए गए हैं जल में। इनके नाम क्या है? मालपे और मुल्की। तो इन्हें कोचीन शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है, जो कि केरल में स्थित है और इनका निर्माण भी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इनमें 80% से अधिक सामग्री स्वदेशी प्रयोग की गई है और ये जहाज स्वदेशी रूप से विकसित आधुनिक पानी के नीचे सेंसर से लैस होंगे, यानी कि इनमें नीचे सेंसर लगा होगा और ये 25 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकते हैं और ये दोनों जहाज माहे श्रेणी के हैं। ठीक है, और ये दोनों जहाज पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं, यानी कि पनडुब्बी के द्वारा अगर कभी हमला किया जाएगा तो ये उनसे बच सकते हैं। दोस्तों, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की बात हुई है तो यहाँ पर बड़े जहाज का निर्माण किया जाता है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और यह केरल के कोच्चि शहर में स्थित है और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा 1981 में पहला जहाज बनाया गया था जिसका नाम था MV रानी पद्मिनी। दोस्तों, इंडियन नेवी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन नेवी का एक जहाज है जिसका नाम है INS तबर। तो वो अभी हाल ही में डेनमार्क के एसबर्ज पहुंचा था और इसका उद्देश्य था नौसेना संबंधों को मजबूत करना। भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। दोस्तों, अभी हाल ही में नौसेना भवन दिल्ली में स्थापित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किया है। भारत के जहाज INS तबर ने रूस के 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड में अभी हाल ही में हिस्सा लिया था। वाइस एडमिरल संजय भल्ला भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख बने हैं। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात को अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने कमीशन किया है भारतीय नौसेना में। INS अरिघात को S3 भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी डेवलप की जाएगी? आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद में। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद के पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी डेवलप की जाएगी, यानी कि एक AI सिटी डेवलप की जाएगी और यह शहर 200 एकड़ में फैला होगा और इसका उद्देश्य होगा कि हैदराबाद के आसपास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम डेवलप करना। तो दोस्तों, इस AI सिटी के लिए अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा एक लोगो भी लॉन्च किया गया है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट है या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला एक सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में टाइम 100 AI 2024 लिस्ट में अनिल कपूर, अश्विनी वैष्णव और नंदन नीलेकणी को शामिल किया गया है। जैन AI इनोवेशन में भारत 5वें स्थान पर है, जबकि चाइना सबसे आगे है। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी मुंबई के कुलपति कौन बने हैं? साइमन मार्क। दोस्तों, भारत के पहले सरकारी AI एंकर कौन बने हैं? कृष और भूमि, जिनकी शुरुआत DD किसान के द्वारा की गई है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा AI सुपर कंप्यूटर डेवलप किया जाएगा जिसका नाम होगा स्टारगेट। ओपन AI का डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट कौन है? ChatGPT। गूगल का AI चैटबॉट कौन है? वार्ड। और स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला राज्य कौन बना है? केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किन देशों को खाद्यान्न भेजा है? आंसर हो जाएगा मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। यानी इन 3 देशों को भारत ने मानवीय सहायता के रूप में अभी हाल ही में फूड यानी खाद्यान्न भेजा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
तो भारत सरकार ने दक्षिण दक्षिण सहयोग की भावना के तहत मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता के रूप में कुछ भोजन सामग्री भेजी है, क्योंकि ये तीनों देश जो हैं ये सूखे के कारण काफ़ी प्रभावित हो गए हैं और यहाँ पर भोजन की कमी आ गई है। तो भारत के द्वारा मलावी और जिम्बाब्वे को 1,000 मीट्रिक टन चावल प्रदान किया जाएगा और इसके अलावा जाम्बिया को 2500 मीट्रिक टन मक्का उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी हरारे है, राष्ट्रपति हैं एमरसन मंगांगवा, करेंसी है जिम्बाब्वे गोल्ड, जिम्बाब्वे डॉलर और अमेरिकी डॉलर। अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के द्वारा एक नई करेंसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है जिग। दोस्तों, जाम्बिया की बात करें तो यह भी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, राजधानी इसकी लुसाका है, राष्ट्रपति हैं हाकेंडे हिचिलेमा और दोस्तों इस देश में 108 मीटर ऊंचा विक्टोरिया जलप्रपात है जो कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। मलावी की बात करें तो यह भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है, राजधानी इसकी ली लोंगवे है और राष्ट्रपति हैं लाजारस चकबेरा और यहाँ पर आप मलावी की लोकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, मलावी की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है इसकी ली लोंगवे और राष्ट्रपति हैं लाजारस चकबेरा और मलावी की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक सुशील कुमार शिंदे के द्वारा लिखी गई है। सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है जिसका नाम है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स और इसका अभी हाल ही में दिल्ली में विमोचन किया गया है। सुशील कुमार शिंदे 2006 से 2012 तक भारत के ऊर्जा मंत्री रहे हैं। इसके अलावा वो भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा था लेकिन वो हार गए थे। 2004 से 2006 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम किया हुआ है। इसके अलावा वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे। हाल ही में प्रकाशित की गई कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं। तो सोए लोइंग द सन पुस्तक को लिखा है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक को लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई ने। एम अनकॉमन लव पुस्तक को लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक को लिखा है MJ अकबर ने। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक को लिखा है ट्विंकल खन्ना ने। 2 पलकों की छांव में पुस्तक को लिखा है डॉक्टर हेमा जोशी ने। ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक को लिखा है रघुराम राजन और रोहित लांबा ने। सिंधिया और 1857 पुस्तक को लिखा है डॉक्टर राकेश पाठक ने। बिल्डिंग पार्टनरशिप पुस्तक को लिखा है कैप्टन हिमाद्री दास ने। अगला क्वेश्चन है 54वीं GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवा पर GST 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा 5%। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में GST परिषद की 54वीं बैठक आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता की है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो इसमें कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है और कुछ स्नैक्स पर GST 18% से घटा करके 12% कर दिया गया है और जो कार की सीटें और रेलवे AC मशीनें हैं उनमें GST बढ़ा करके 28% कर दिया गया है। GST से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इसको सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था और भारत का जो GST मॉडल है ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में GST विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था और भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और GST को लागू करने वाला पहला राज्य असम है। GST को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया था। GST काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में किया था। GST के लिए 122वां संवैधानिक संशोधन बिल लाया गया था। GST बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। दोस्तों, GST में 5 प्रकार की टैक्स दरें होती हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% और GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हाल ही में कितने समझौते हुए हैं? 4। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, किसने जीता है? सीरिया ने। हाल ही में फसल उत्सव नुआखाई किस राज्य में मनाया गया है? ओडिशा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? नेपाल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? अमेरिका। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराजगंज में।
हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम राशि के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? 75 लाख रुपए। किस देश में सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं? 6। आज की जनरल नॉलेज के पिटारे में वायरस के कारण होने वाले रोग डिस्कस करेंगे, जैसे सामान्य जुकाम राइनो वायरस के कारण फैलता है, चेचक वेरियोला वायरस के कारण, रेबीज लाइसा वायरस के कारण, और हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण फैलता है। खसरा रूबेला वायरस के कारण फैलता है। पोलियो वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है, जो कि एक RNA वायरस है। और मम्प्स फैलता है दोस्तों पारामाइक्सो वायरस के कारण। तो ये सभी वायरस और रोग नोट कर लें। दोस्तों अगस्त 2024 का रिवीजन कर लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में क्लोजिंग सेरेमनी के लिए किसे ध्वजवाहक बनाया गया था? मनु भाकर और PR श्रीजेश को। 5 से 10 अगस्त 2024 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा पर गई थी? तो उन्होंने 3 देशों की यात्रा की थी, फिजी, तिमोर लेस्ते और न्यूजीलैंड। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। चंडीगढ़ में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने। भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए किस बैंक ने सहयोग प्रदान किया है? विश्व बैंक ने। किस देश की PM शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? बांग्लादेश। 33वें पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग के द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है? भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा कितनी अस्त्र MK फर्स्ट मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा? 200। और आदि चुंचनगिरी किस राज्य में स्थित है जहां नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2015 में। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2015 बताया हुआ है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप पर आपको अगस्त 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा जनवरी से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। ऐप पर अगर आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा GK की ई बुक भी मिल जाएगी। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।